नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे लम्हे की, एक ऐसी घटना की जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं उस चिंगारी की जिसने पहले विश्व युद्ध की आग भड़काई। तो ये कहानी किसी खाई या किसी जंग के मैदान से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है साराजेवो की एक आम सी सड़क से। एक ऐसी जगह जहां एक घटना ने पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सोचिए, 28 जून 1914 एक 19 साल का लड़का गैव्रिलो प्रिंसिप आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड पर गोली चलाता है। अब देखने में तो यह सिर्फ 2 लोगों की जान लेने जैसा था, लेकिन असल में अनजाने में ही सही वो एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत कर रहा था जो देखते ही देखते बस कुछ ही हफ्तों में पूरे के पूरे महाद्वीप को अपनी आग में झोंकने वाला। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। क्या सच में, क्या सिर्फ 2 लोगों की हत्या 2 करोड़ लोगों की मौत का कारण बन सकती है? या फिर ये सब सिर्फ एक बहाना था, एक ऐसी आग को हवा देने का जो पहले से ही अंदर सुलग रही थी? तो देखिए, ये जो हत्या थी वो चिंगारी तो जरूर थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली कहानी तो उस बारूद के ढेर की है जो दशकों से जमा हो रहा था। यह हत्या बस एक वजह बनी, असल कारण नहीं। असल में कहानी है उस सूखे ईंधन के ढेर की जो यूरोप बन चुका था। ऐसा लग रहा था मानो हर देश अपनी अपनी माचिस की तीली लेकर बस खड़ा था और इंतजार कर रहा था एक चिंगारी का, बस एक चिंगारी जो सब कुछ जलाकर राख कर दे। तो सवाल यह है कि ये बारूद का ढेर आखिर बना कैसे? चलिए उन 4 बड़ी ताकतों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने मिलकर पूरे यूरोप को एक भयानक युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। ये 4 कारण थे: गठबंधन, सैन्यवाद, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद। और मजे की बात यह है कि ये चारों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। तो चलिए एक एक करके ने समझते हैं कि आखिर ये सब मिलकर कैसे काम कर रहे थे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन गठबंधनों की। देखिए, उस वक्त यूरोप ने खुद को संधियों के एक बड़े अजीब से जाल में फंसा लिया था। मतलब एक देश पर हमला मतलब पूरे ग्रुप पर हमला। कहने को तो ये शांति के लिए था, लेकिन असल में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जो एक छोटी सी लड़ाई को भी वर्ल्ड वॉर में बदल सकता था। और यहां यह साफ दिखता है कि यूरोप कैसे 2 टीमों में बंट गया था। एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, और दूसरी तरफ एलाइड पावर्स जिसमें थे फ्रांस, रूस और ग्रेट ब्रिटेन। ये एक बहुत ही खतरनाक बैलेंस था। सोचिए, जैसे 2 टीमें रस्साकशी कर रही हों और कोई भी टीम 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब इन गठबंधनों को और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी एक और चीज, और वो थी सैन्यवाद की होड़। हर बड़ा देश अपनी मिलिट्री और अपने हथियार मतलब अंधाधुंध बढ़ा रहा था। सबको लगता था कि जिसके पास जितनी बड़ी सेना वही सबसे ताकतवर। और बस यहीं से शुरू हो गई हथियारों की एक रेस जिसने माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। जैसे जर्मनी को ही ले लीजिए, उनके पास एक बहुत बड़ी रिजर्व सेना थी जिसे रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करके बिजली की तेजी से कहीं भी भेजा जा सकता था। यह सिर्फ एक सेना नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी वॉर मशीन थी जो बस एक इशारे पर चलने को तैयार थी। जाहिर है, जर्मनी की इस बढ़ती ताकत को देखकर फ्रांस भला कैसे चुप बैठता। अपने पुराने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए उन्होंने भी लगभग उतनी ही बड़ी सेना तैयार कर ली। मतलब हर कोई दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा था। और फिर था रूस, जिसके पास तो पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी सेना थी। लाखों सैनिक बस तैयार खड़े थे। अब ऐसे माहौल में आप ही सोचिए, बातचीत या डिप्लोमेसी की गुंजाइश कहां बचती है? उसकी जगह तो बस वॉर प्लान्स ने ले ली थी। हर कोई ये सोच रहा था कि हम पहले हमला करेंगे। तो इतनी बड़ी सेना का इस्तेमाल आखिर हो कहां रहा था? इसका जवाब मिलता है हमें तीसरे कारण में, यानी साम्राज्यवाद। यूरोप की बड़ी बड़ी शक्तियां पूरी दुनिया में, खासकर अफ्रीका और एशिया में रिसोर्सेज के लिए, अपनी धाक जमाने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रही थीं। ब्रिटिश एम्पायर तो इतना बड़ा था कि कहावत थी कि वहां सूरज कभी डूबता ही नहीं। लेकिन जर्मनी जैसी जो नई ताकतें उभर रही थीं, वो भी सूरज के नीचे अपनी जगह चाहती थीं। और यही जो होड़ थी, ये यूरोप के बाहर भी दुश्मनी और टकराव को जन्म दे रही थी। और इन सब के नीचे एक और बहुत शक्तिशाली लहर बह रही थी, और वो थी राष्ट्रवाद की। और ये सिर्फ देश प्रेम वाली बात नहीं थी, नहीं, ये एक तरह का आक्रामक विश्वास था कि भाई हमारा देश दूसरों से बेहतर है और हमें अपनी ये महानता जंग के मैदान में साबित करनी होगी।
और राष्ट्रवाद की ये आग सबसे ज्यादा भड़क रही थी बाल्कन इलाके में, जिसे यूं ही यूरोप का बारूद या पाउडर केग नहीं कहा जाता था। यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में जो स्लाव लोग रहते थे वो आज़ादी चाहते थे। वो अपने पड़ोसी देश सर्बिया के साथ मिलना चाहते थे, और ठीक यहीं इसी तनाव से भरे माहौल में वो चिंगारी गिरी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो अब देखिए, हमारे पास एक चिंगारी है, आर्क ड्यूक की हत्या, और एक बारूद से भरा कमरा भी है। तो अब देखते हैं कि कैसे ये छोटी सी चिंगारी एक ऐसे धमाके में बदल गई जिसने पूरे यूरोप को अपनी आग में लपेट लिया। और यहां से डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला बोला, रूस जो सर्बिया का दोस्त था वो बीच में कूद पड़ा, फिर जर्मनी जो ऑस्ट्रिया हंगरी का साथी था उसने रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी। बस एक के बाद एक वो गठबंधनों का जाल देशों को एक ऐसी जंग में खींचता चला गया जिससे शायद कोई नहीं चाहता था, पर कोई रोक भी नहीं पाया। इसके बाद जो हुआ उसे कहा गया द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, यानी वो जंग जो सारी जंगें खत्म कर देगी। लेकिन ये एक ऐसी तबाही लेकर आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 4 साल के इस खूनी संघर्ष में करीब करीब 2 करोड़ जानें चली गईं, सैनिक भी और आम नागरिक भी। सोचिए, एक पूरी की पूरी पीढ़ी खाइयों की कीचड़ और मशीन गनों की गोलियों के बीच कहीं खो गई। ये इंसानी जान की एक ऐसी बर्बादी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं। और जाने तो गई ही, साथ में आई भयानक आर्थिक तबाही। देशों ने अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमीज जंग में झोंक दी और नतीजा वो कंगाल हो गए। और इसी आर्थिक बर्बादी ने आने वाले दशकों के लिए एक और बड़ी उथल पुथल के बीज बो दिए थे। आखिरकार 4 लंबे और भयानक सालों के बाद बंदूकें शांत हुईं। दुनिया ने एक राहत की सांस ली। वर्साय के महल में सब इकट्ठे हुए एक ऐसी शांति संधि बनाने के लिए जो भविष्य में फिर कभी ऐसा युद्ध ना होने दे। लेकिन सवाल यह है कि क्या वर्साय की संधि ने वाकई में शांति स्थापित की, या फिर इसने हारे हुए देशों पर ऐसी शर्तें थोप दी जिससे उनके अंदर गुस्सा और बदले की भावना भर गई? क्या यह सच में एक अंत था, या फिर सिर्फ एक 20 साल का ब्रेक, एक